नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के 100 तथ्य यहाँ दिए गए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 1. टेरिडोफाइटा संवहनी पौधों वैस्क्यूलर प्लांट्स का एक प्राचीन समूह है। 2. इनमें वास्तविक जड़ें ट्रू रूट्स, तना, स्टेम और पत्तियां लीव्स होती हैं। 3. ये बीज रहित सीडलेस पौधे हैं। 4. इनका प्रजनन बीजाणुओं स्पोर्स के माध्यम से होता है। 5. टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र पीढ़ी एकांतरण ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस प्रदर्शित करता है। 6. इनके जीवन चक्र में 2 अलग अलग चरण होते हैं, स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट। 7. स्पोरोफाइट द्विगुणित डिप्लॉयड पीढ़ी है जो बीजाणु पैदा करती है। 8. गैमीटोफाइट अगुणित हैप्लॉयड पीढ़ी है जो युग्मक गेमीट्स पैदा करती है। 9. स्पोरोफाइट आमतौर पर बड़ा और अधिक जटिल होता है, जिसे हम पौधा मानते हैं। 10. गैमीटोफाइट छोटा, स्वतंत्र जीवित और अक्सर थैलस जैसा होता है। 11. बीजाणुधानी स्परैंजा वह संरचना है जहां बीजाणु बनते हैं। 12. बीजाणुधानी स्पोरोफाइट के पत्तों या विशेष संरचनाओं पर स्थित हो सकती हैं। 13. बीजाणुधानी के भीतर अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस द्वारा बीजाणु बनते हैं। 14. जब बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में गिरते हैं तो वे अंकुरित होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं। 15. गैमेटोफाइट नर प्रजनन अंग एंथेरिडिया पैदा करता है। 16. एथेरिडिया गतिशील शुक्राणु मोटाइल स्पर्म का उत्पादन करते हैं। 17. गैमेटोफाइट मादा प्रजनन अंग आर्किगोनिया भी पैदा करता है। 18. आर्किगोनिया में एक अंडा एग कोशिका होती है। 19. निषेचन फर्टिलाइजेशन के लिए शुक्राणु को अंडे तक तैरना होता है, जिसके लिए आमतौर पर पानी की आवश्यकता होती है। 20. निषेचन के परिणामस्वरूप एक द्विगुणित युग्मनज जाइगोट बनता है। 21. युग्मनज विकसित होकर एक नया स्पोरोफाइट बनाता है। 22. टेरिडोफाइटा को 3 मुख्य समूहों में विभाजित किया जा सकता है, फर्न्स, लिकोफाइट्स और हॉस्टेल्स। 23. फन टेरिडोफाइटा का सबसे बड़ा और सबसे विविध समूह है। 24. दुनिया भर में फन की लगभग 10,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। 25. फन विभिन्न प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, जिनमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन से लेकर चट्टानी पहाड़ियां शामिल हैं। 26. फन की पत्तियों को फ्रॉन्स कहा जाता है। 27. युवा कुंडलित फन की पत्तियों को फिडलहेड्स कहा जाता है। 28. कुछ फिडलहेड खाने योग्य होते हैं। 29. फन में बीजाणुधानी आमतौर पर पत्तियों के निचले हिस्से पर सोरी नामक समूहों में व्यवस्थित होती हैं। 30. सोरी को कभी कभी एंड्यूजियम नामक झिल्लीदार संरचना द्वारा संरक्षित किया जाता है। 31. हॉस्टेल एक्विजिटम में खोखले जोरदार तने होते हैं। 32. हॉस्टेल के तने सिलिका जमाव के कारण खुरदुरे होते हैं। 33. हॉस्टेल को कभी कभी स्कावरिंग रश भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उपयोग बर्तन साफ करने के लिए किया जाता था। 34. हॉस्टेल में छोटे शल्क जैसे पत्ते होते हैं जो तने के जोड़ों पर वर्ल्स में व्यवस्थित होते हैं। 35. हॉस्टेल के कुछ तने प्रजननशील होते हैं और शंकु जैसी संरचनाओं के शीर्ष पर बीजाणुधानी धारण करते हैं। 36. लाइकोपोड्स लाइकोपोडियम एंड रिलेटेड जेनरा प्राचीन संवहनी पौधे हैं। 37. लाइकोपोड्स में छोटे सुई जैसे या शाल्क जैसे पत्ते होते हैं जो तने पर घने रूप से व्यवस्थित होते हैं।
38. कुछ लाइकोपोड्स जमीन पर रेंगते हैं, जबकि अन्य सीधे बढ़ते हैं। 39. लाइकोपोड्स बीजाणुधानी को शंकु जैसी संरचनाओं में धारण करते हैं जिन्हें स्ट्रोबीली कहा जाता है। 40. कुछ लाइकोपोड्स का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। 41. टेरिडोफाइटा ने कार्बोनिफरस पीरियड के दौरान विशालकाय वृक्षों के रूप में प्रभुत्व जमाया था। 42. इन प्राचीन टेरिडोफाइटा के जीवाश्म आज के कोयला जमाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। 43. टेरिडोफाइटा बीज वाले पौधों स्पर्मेटोफाइट्स के विकास के लिए महत्वपूर्ण पूर्वज समूह हैं। 44. टेरिडोफाइटा विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों को सहन कर सकते हैं। 45. कुछ जलीय फन भी मौजूद हैं, जैसे कि साल्विनियर और अजोला। 46. अजोला एक जलीय फन है जो साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध बनाता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। 47. टेरिडोफाइटा खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक के रूप में भूमिका निभाते हैं। 48. वे कई छोटे जानवरों और कीड़ों के लिए आवास और भोजन प्रदान करते हैं। 49. कुछ टेरिडोफाइटा मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। 50. फन का उपयोग लंबे समय से सजावटी पौधों के रूप में किया जाता रहा है। 51. कुछ संस्कृतियों में फन के विभिन्न भागों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। 52. टेरिडोफाइटा के अध्ययन से पौधों के विकास और विकासवादी इतिहास को समझने में मदद मिलती है। 53. टेरिडोफाइटा में संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं, जो पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए आवश्यक हैं। 54. जाइलम पानी और खनिजों को जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक ले जाता है। 55. फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाता है। 56. टेरिडोफाइटा में जड़ें आमतौर पर तने के निचले हिस्से से निकलती हैं और पौधे को मिट्टी में स्थिर करती हैं। 57. तना पत्तियों और प्रजनन संरचनाओं को सहारा देता है। 58. पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य अंग हैं। 58. फन की पत्तियों में अक्सर जटिल शिराविन्यास वेनेशन पैटर्न्स होते हैं। 60. कुछ फन में वायवीय जड़ें एरियल रूट्स होती हैं जो हवा से नमी अवशोषित कर सकती हैं। 61. टेरिडोफाइटा में द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ आमतौर पर अनुपस्थित होती है, इसलिए वे लकड़ी के बड़े पेड़ नहीं बनाते हैं। 62. कुछ फन एपिफाइट होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अन्य पौधों पर बढ़ते हैं लेकिन उनसे पोषक तत्व नहीं लेते हैं। 63. कुछ फन लिथोफाइट होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे चट्टानों पर बढ़ते हैं। 64. टेरिडोफाइटा विभिन्न प्रकार के परागण विधियों पर निर्भर नहीं करते हैं क्योंकि वे बीज नहीं बनाते हैं। 65. बीजाणुओं का फैलाव हवा, पानी या जानवरों द्वारा हो सकता है। 66. टेरिडोफाइटा की कुछ प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं, मुख्य रूप से आवास विनाश के कारण। 67. टेरिडोफाइटा के संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। 68. कुछ टेरिडोफाइटा में राइजोम्स होते हैं, जो भूमिगत तने हैं जिनसे नई पत्तियां और जड़ें निकलती हैं। 69. राइजोम पौधों को अलैंगिक रूप से फैलने में मदद करते हैं। 70. कुछ फन में प्रोथैलस नामक हृदय आकार का गैमेटोफाइट होता है। 71. प्रोथैलस मिट्टी की सतह पर नम स्थानों पर बढ़ता है। 72. एथेरिडिया और आर्किगोनिया आमतौर पर एक ही प्रोथैलस पर विकसित होते हैं, लेकिन अलग अलग स्थानों पर। 73. कुछ टेरिडोफाइटा में स्वनिषेचन सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन पर निषेचन क्रॉस फर्टिलाइजेशन अधिक आम है।
74। टेरिडोफाइटा की कुछ प्रजातियों में विशेष अनुकूलन होते हैं जो उन्हें शुष्क परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करते हैं। 75। उदाहरण के लिए, कुछ फन सूखने पर कुंडलित हो जाते हैं और नमी वापस आने पर फिर से खुल जाते हैं। 76। टेरिडोफाइटा के जीवाश्म पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभिक संवहनी पौधों के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। 77। राइनियर जैसे प्रारंभिक संवहनी पौधे टेरिडोफाइटा के पूर्वज माने जाते हैं। 78। टेरिडोफाइटा ने स्थलीय वातावरण में पौधों के उपनिवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 79। वे मिट्टी के निर्माण और पोषक तत्वों के चक्रण में योगदान करते हैं। 80। कुछ टेरिडोफाइटा भारी धातुओं को मिट्टी से अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं और इनका उपयोग बायोरेमिडिएशन में किया जा सकता है। 81। टेरिडोफाइटा के अध्ययन में आधुनिक आणविक तकनीकों का उपयोग उनके विकासवादी संबंधों को और बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रहा है। 82। टेरिडोफाइटा की आनुवंशिक विविधता उनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। 83। कुछ टेरिडोफाइटा में सहजीवी कवक माइकोराइजाई के साथ संबंध होते हैं जो पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करते हैं। 84। टेरिडोफाइटा विभिन्न प्रकार के कीटों और शाकाहारी जानवरों के लिए भोजन स्रोत हो सकते हैं। 85। कुछ टेरिडोफाइटा में रासायनिक यौगिक होते हैं जो उन्हें शाकाहारी जीवों से बचाते हैं। 86। टेरिडोफाइटा की भौगोलिक वितरण पैटर्न उनके विकासवादी इतिहास और पर्यावरणीय कारकों को दर्शाते हैं। 87। कुछ फन अत्यधिक विशिष्ट आवासों तक ही सीमित होते हैं और इसलिए विलुप्त होने के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। 88। जलवायु परिवर्तन टेरिडोफाइटा की कुछ प्रजातियों के वितरण और अस्तित्व को खतरा पैदा कर सकता है। 89। टेरिडोफाइटा के परागण के लिए हवा और पानी महत्वपूर्ण कारक हैं। 90। कुछ फन में अलैंगिक प्रजनन के विशेष तरीके होते हैं, जैसे कि विखंडन, फ्रैगमेंटेशन या अपस्थानिक कलिकाएं, एडवेंटिशियस बड्स। 91। टेरिडोफाइटा के गैमेटोफाइट अक्सर बहुत छोटे और अल्पकालिक होते हैं, जिससे उन्हें खोजना मुश्किल हो सकता है। 92। गैमेटोफाइट को विकसित होने के लिए नम और छायादार वातावरण की आवश्यकता होती है। 93। टेरिडोफाइटा के शुक्राणु में कशाभिका फ्लैजेला होते हैं जो उन्हें अंडे तक तैरने में मदद करते हैं। 94। निषेचन की प्रक्रिया में रासायनिक संकेत शामिल हो सकते हैं जो शुक्राणु को आर्किगोनिया की ओर आकर्षित करते हैं। 95। युग्मनज आर्किगोनिया के भीतर विकसित होना शुरू होता है। 96। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर निर्भर रहता है जब तक कि वह अपनी जड़ें और पत्तियां विकसित नहीं कर लेता। 97। टेरिडोफाइटा के विकास में पानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर निषेचन के लिए। 98। कुछ टेरिडोफाइटा शुष्क मौसम में निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने पर फिर से सक्रिय हो जाते हैं। 99। टेरिडोफाइटा पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की जटिलता और विविधता में योगदान करते हैं। 100। टेरिडोफाइटा का अध्ययन हमें पौधों के जीवन के विभिन्न रूपों और उनके पर्यावरण के साथ अंतःक्रियाओं की गहरी समझ प्रदान करता है। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।